हमारे देश में अग्निपथ स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में कश्मीरी पंडितों का यूज़ क्यों होता है और जब मौका पड़ता है तभी उनका जिक्र क्यों होता है? हमारे देश में पार्टी में रहते कार्यकर्ता अपनी ज़िंदगी उसमें लगा देते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? हमारे देश में ऐसे कई ज्वलंत विषय हैं जिन पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन अब होगी सिर्फ भारत की बात, देश की बात, क्योंकि हम लेकर आए हैं द बर्निंग स्पेस चैनल। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। इन्हीं सब मुद्दों के मद्देनज़र आज हमारे पास में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो जयपुर में तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाम है आसिफ अली और कांग्रेस में वो 25 साल से अपनी वफादारी निभा रहे हैं और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज वो हमारे साथ में बैठे हैं। आज हम इन्हीं सभी विषयों को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे देश में ये जो ज्वलंत विषय उत्पन्न हुए हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। मैं आपसे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 25 साल से कांग्रेस में, 30 साल से मान लीजिए, आप कह रहे हैं 30 साल से, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वो 25 साल के लगभग मैं आपको जानता हूँ। 30 साल से आप कांग्रेस में हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपने प्रवेश किया और आज कई पदों पर रहे आप। तो इसके अलावा आपने कभी कांग्रेस में ज़िले से हटके प्रदेश लेवल तक जाने के लिए एक प्रयास नहीं किया? क्या कांग्रेस ने आपको कभी ऐसे मौके नहीं दिए कि आपको ज़िला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या विधायकी का चुनाव या किसी का अपना पार्टी से टिकट देके कोई वोट लड़वाता आपको चुनाव? देखिए 1999 में जी पार्टी ने मुझे जी टिकट दिया था। मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। जी हार जीत चलती रहती है। हाँ हाँ, वो तो खैर जी। लोग हार करके घर पर बैठ जाते हैं, जनता की सेवा नहीं करते। जी मैं चुनाव हारा अपनी गलतियों की वजह से। मैंने अपनी गलती मानी जी और उस गलती को सुधारने के लिए मैं मैदान में डटा रहा। जी आज इस वार्ड में ये हालत है कि कोई भी चुनाव लड़ता है, जी जब विधायक या पार्टी उसको टिकट देती है तो टिकट के दे करके ये कहती है कि आसिफ भाई के पास चला जा, चुनाव जीत जाएगा। जी 1999 के बाद से मैंने आज तक यहाँ पर बीजेपी को नहीं जीतने दिया। अच्छा। यहाँ से मैंने सांगानेर के में रहने वाले रमेश भेरवा को चुनाव लड़ाया, उनको जिताया। अच्छा अच्छा। उससे पहले राजौरिया साहब यहाँ से चुनाव लड़े, वो 4 दरवाजे रहते हैं, उनको चुनाव जिताया। जी अभी यहाँ पर पारस जैन है, वो भी यहाँ सूरजपुर बाहर मोहनबाड़ी में रहते हैं। जी, जी, जी। उनको पार्टी ने टिकट देके मेरे पास भेजा, मैंने उनको चुनाव लड़ाया। जी। मेरे 3 बच्चे होने की वजह से मैं चुनाव अच्छा। नहीं कर सकता। जी। उन्होंने कहा था, पार्टी ने कहा कि आपके बच्चे के लिए टिकट ले लो, लेकिन मेरा बच्चा ना तो सियासत में है ना समझता है। जी। और मैं उसको उतारना भी नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। एक जयपुर का मेरी नज़र में एक मुद्दा है और सरकार से रिलेटेड है। मैं चर्चा में ये पूछना भी चाह रहा था कि अगर कोई बड़ा नेता आता तो मैं उससे भी यही सवाल करता, प्रदेश लेवल का नेता आता उससे भी यही सवाल करता, मुख्यमंत्री जी तो मैं मुख्यमंत्री साहब से यही सवाल करूँगा। जेडीए ने एक स्कीम चलाई थी जयपुर में सुंदरीकरण करने के लिए, और मैंने देखा कि सांगानेर से लेकर आमेर तक उसने पोलों पर गमले बनवाए थे और सीकचे डिज़ाइनदार लोहे के फ्रेम बनवाए थे, उसमें वो लटकाए थे और फूलदान लटकाए थे। उसको डेली पानी दिया जाता था, कई ट्रक लगते होंगे, और वो स्कीम कोई हज़ारों लाखों की तो होगी नहीं, वो करोड़ों की होगी। लेकिन आज वो कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं, मुझे कहीं नज़र नहीं आते। पूरे जयपुर शहर में जहाँ तहाँ एक आध कोई गमला लटका पड़ा है। अब ये करोड़ों का घाटा किसका है? देखिए, जयपुर के सौंदर्यीकरण के लिए जी कई बार योजनाएं बनती हैं, जी, इम्प्लीमेंट भी होता है जी, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। जी,
लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, जी जहाँ पर भी एक पौधा लगाया गया है, जी जी जी, तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की तो नहीं, हम भी तो सरकार का ही अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर के आगे एक पेड़ लगा है, सरकार ने दे दिया कि भाई आप ये पेड़ लगा लो। जी, अब सरकार तो वहाँ पर एमएलए या एमपी या कोई पार्षद तो वहाँ देखने आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी एक सरकार है, मेरा भी टैक्स का पैसा वहाँ पर जा रहा है, वो पेड़ जो लगा है उसमें भी मेरा टैक्स, मेरा पैसा लगा हुआ है। जी जी तो ये तो मुझे खुद को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आगे कोई चीज़ लगी है सुंदरता के लिए, तो उसकी देख रेख मैं भी करूँ। अगर उसमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को अवगत भी कराऊं, चाहे पार्षद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से। जी। तो इसमें मैं समझता हूं कि हम लोगों को भी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ेगा कि मेरे घर के आगे अगर सड़क कोई खोद रहा है तो मुझे रोकनी चाहिए, वो मेरे पैसे की सड़क है। जी नहीं, वो तो चलो खैर आपने अच्छी बात बताई है कि घर के आगे लगा है पेड़, उसको सेव करना चाहिए, उसमें पानी भी देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। लेकिन जो 10 फीट ऊंचाई पे लगा है, जो सिर्फ सरकार का ही काम है, एक विभाग का ही काम है, विभाग की ही जिम्मेदारी है, वो तो विभाग ही उसके लिए जिम्मेदार होगा ना कि वो करोड़ों का माल कहाँ गया, उतार लिए गए, गमले उतार लिए गए, वो लोहे के सीकचे, मेरे ख्याल से उस सीकचे की एक की कीमत होगी 1000 से 1500 रुपये, जहाँ तक लोहार ने उसको बनाया होगा, और फिर टांगने का और फिर लगाने का और फिर ट्रैक्टर से पानी देने का, ये करोड़ों का घाटा जो है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आखिर कहाँ गए। हज़ारों की तादाद में जयपुर में कोई एक आध पोल तो है नहीं, आमेर से लेके और सांगानेर तक, MI रोड पर, अपने रामनियाज बाग पे, जेलन मार्ग पर बहुत तरीके से उन्होंने सुंदरता करी। देखिए मैं बताऊँ आपको, आपकी बात मैं समझ गया जी। आपने एक तो दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का जी कि यहाँ के लोगों की सोच ऐसी है कि हर 5 साल में सरकार को चेंज करना, ये दुर्भाग्य है। जी। जो अच्छा काम करता है जी उसको कंटिन्यू अगर आप 5 साल और दे दें जी, तो आप इन सवालों के जवाब भी आसानी से सरकार से मिलेंगे। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है जी, आप जयपुर को हेरिटेज लुक दिया उन्होंने, आप देखिए खंबे चेंज हो गए जी, बल्ब दूसरे आ गए, चाइनीज जिनको कहा जाता है, जो रोशनी अच्छी दे रहा है उसका बिजली खपत कम हो रही है। चाहे सांगानेर रोड देख लें। अब ये जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो जेडीए दूसरी योजना लाएगा जी, वो इन पोलों को हटा देगा, जो इन पोलों पर चीज़ें लगी हुई वो भी हट जाएंगी जी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जयपुर के अंदर एक नशे का ऐसा कारोबार चला है जी तो ये जो लोहे की चीज़ जी, जो भी नशेड़ियों को मिल जाती है जी, ये उसको छोड़ते नहीं है जी, तो वो भी उसको उतार करके बेच देते हैं जी। अब इन छोटी छोटी चीज़ों की कोई भी न किसी आम आदमी को ज़रूरत है कि वो जाकर के थाने पे रिपोर्ट लिखाए, और अगर वो लिखाने भी जाएगा तो एक गमले की रिपोर्ट जी, थाने वाले भी नहीं लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें इस जगह पर गुम हो जाती हैं। जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जन को जागरूकता आनी होगी, जागरूकता तो लानी होगी। जागरूकता अगर हम में नहीं है तो हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त जयपुर का, मैं तो उनको दाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को कि वो जगह जगह कैंप लगवा रही है नशा प्रतिरोध के लिए, है ना। तो बहुत अच्छा है और कहीं हद तक उन्होंने कंट्रोल भी किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पुलिस प्रशासन भी अनभिज्ञ है और पुलिस प्रशासन को भी ये ज़रूरत है कि उस जगह पर वो सख्ती से कार्रवाई करे। तो ऐसी कई जगहें हैं। देखिए हमारा जो क्षेत्र है घाटगेट क्षेत्र जी, घाटगेट के समीप जैसे आमागढ़ है, ईदगाह है, ये कच्ची बस्ती हैं, बहुत लंबी बस्ती। तो यहाँ पर गरीब तबके को ये लोग बच्चों को उनको फांस लेते हैं, उनके ज़रिए वो नशीले पदार्थों का सेवन कराते हैं और बेचने की भी वो करते हैं। पुलिस क्या करे, सब पुलिस इतनी संख्या में तो नहीं जितनी संख्या यहाँ के नागरिकों की है। जी जी। अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरे पड़ोस में अगर कहीं जुआ हो रही है तो मैं पुलिस को सूचना दूं कि सब मेरे पड़ोस में जुआ हो रही है जी, ताकि वो आँच मेरे घर तक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मेरे पड़ोस का बच्चा कोई इस नशे की लत में लिप्त हो गया है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पुलिस को सूचना दूं कि सब मेरे पड़ोस में ऐसा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस मेरे ख्याल में, मैं रामगंज थाने में कुल मिलाकर के कोई
100 सिपाही होंगे जी। मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। नहीं ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा बता, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 40, 50 और यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख के ऊपर है। जी। तो आप एक बार बताइए किस तरीके से पुलिस कंट्रोल के लिए, पुलिस के सिपाही हमें खुद को बनना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग ये कह देते हैं कि शिकायत करने वाले को कि ये तो मुखबर है। भाई मुखबरी ये नहीं होती। आप समाज को सुधारने के लिए अगर कोई शिकायत कर रहे हैं जी। तो ये मुखबरी नहीं होती है। जी। मुखबरी तो वो होती है कि आप अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जयपुर का नुकसान कर रहे हैं, वो मुखबरी होती है। आप तो सुधार ला रहे हैं, आप तो समाज सेवक बन करके सुधार करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचना पड़ेगा। देखिए आम जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अरशद वारसी जयपुर से अगले किसी प्रोग्राम में किसी ज्वलंत विषय पर चर्चा करते हुए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।